हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है 31 मई 2020 और आज का टॉपिक है, पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या होना है लॉकडाउन के दौरान। 8 जून से खुलेंगे मॉल, होटल और धर्मस्थल। देश ने अब लॉकडाउन से अनलॉक की ओर कदम बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के नाम से 30 जून तक के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें लॉकडाउन को सिर्फ कोरोना के कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित करने की बात कही गई है। मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के अलावा पूरे देश में प्रतिबंधों को 3 चरण में हटाने का खाका पेश किया है। पहले चरण में 8 जून से मंदिर व अन्य धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोले जाएंगे। दूसरे चरण में जुलाई से स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने पर फैसला होगा। तीसरे चरण में मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल समेत अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को खोला जाएगा, लेकिन इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। गृह मंत्रालय ने 5वें चरण के लॉकडाउन को अनलॉक 1 बताते हुए धीरे धीरे सभी गतिविधियों में छूट देने का भरोसा दिया है। वैसे तो अनलॉक 1 की अवधि 1 से 30 जून बताई गई है, लेकिन इसकी असल शुरुआत 8 जून से होगी, जब धर्मस्थलों के साथ साथ सभी मॉल, होटल, रेस्तरां व इससे जुड़ी अन्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय अलग से SOP जारी करेगा। मॉल के बाहर सभी तरह की दुकानें 1 जून से ही खुल जाएंगे। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने इसके लिए जुलाई का समय रखा है। इसके पहले राज्य सरकारों को शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ अभिभावकों व अन्य संबंधित पक्षों से विमर्श करने की बात कही गई है। तीसरे फेज़ में मेट्रो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर और बार खोले जाएंगे। इन्हें कब से खोला जाएगा यह अभी तय नहीं है। गाइडलाइन के अनुसार परिस्थितियों के आकलन के बाद उचित समय पर इसका फैसला किया जाएगा। घरेलू विमान सेवाएं, श्रमिक ट्रेन व अन्य रेल सेवाएं जारी रहेंगी और इसके SOP में समय समय पर बदलाव भी किए जाते रहेंगे। कर्फ्यू में कुछ ढील, पहले की तरह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक नहीं, बल्कि रात 9 से सुबह 5 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी घर में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और शारीरिक दूरी के नियम का पालन पूरे देश में अनिवार्य है। दफ्तर में होगी थर्मल स्क्रीनिंग। अनलॉक 1 में 1 जून से सभी दफ्तरों को पूरी तरह खोलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन 6 फीट की दूरी और सैनिटाइज़र व थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग करना होगा। इसके साथ ही गाइडलाइंस में दफ्तरों में कर्मचारियों को आरोग्य सेतु के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम और दफ्तर में काम के समय को अलग अलग घंटों में बांटकर शारीरिक दूरी का पालन किया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन में आने जाने की इजाज़त नहीं। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पूरे देश को अनलॉक करने की शुरुआत के बावजूद कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन और भी सख्ती से लागू किया जाएगा। वहाँ किसी के भी आने जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य सरकारों व स्थानीय प्रशासन को कंटेनमेंट एरियाज के बाहर बफर जोन तय करने की सलाह दी गई है, ताकि कोरोना वायरस के बाहर फैलने की स्थिति में वहीं रोका जा सके। अब चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन की ओर। और आज का एडिटोरियल सेक्शन किस टॉपिक पे होगा? लेट्स फाइंड आउट। वैसे आज संडे है। आज का टॉपिक है कामगारों की महत्ता समझने में देरी। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 के चलते जब 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तब देश में 600 के करीब कोरोना संक्रमित मरीज थे
और 11 लोगों की मौत हुई थी। लॉकडाउन घोषित होते ही पूरे देश में सन्नाटा सा छा गया। तो इस महामारी के खौफ के चलते, इस खौफ के बावजूद अमीर हो या गरीब, सबको यह आशा थी कि स्थिति जल्दी ठीक होगी और सरकार लोगों का और लोग एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ती गई तो देश का गरीब तबका विचलित हो उठा। यह गरीब तबका शहरों में रहने वाला दिहाड़ी मजदूर या किसी कारखाने का कामगार अथवा रेहड़ी लगाने वाला था। इस तबके में ऑटो रिक्शा चालक और अन्य रोज़ कमाने खाने वाले भी थे। सरकार ने किसानों, बुजुर्ग, दिव्यांगों, जनधन खाता धारक, महिलाओं के कल्याण के लिए जो अनेक घोषणाएं की, उनमें इस तबके को राहत नहीं मिली और वह अपने गांव घर जाने के लिए बेचैन हो उठा। आमतौर पर यह तबका शहरों की झुग्गी बस्तियों या शहरी सीमा के गांवों में किराए पर रहता था। जब उसकी कमाई बंद हो गई और उसे अपना भविष्य अनिश्चित दिखने लगा तो साधन न मिलने के बाद भी वह पैदल, साइकिल या फिर ट्रकों के जरिए असुरक्षित तरीकों से गांव लौटने लगा। कुछ ने तो सैकड़ों किमी की दूरी पैदल तय की। मजबूरी में सरकार को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला करना पड़ा। इसी के साथ कामगारों की दुर्दशा की खबरें आने लगी। ये अब भी आ रही हैं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने कामगारों की परेशानियों का संज्ञान लिया और स्वीकार किया कि उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। उन्होंने उनके कष्टों का निवारण करने की बात कही। निसंदेह कामगारों ने असहनीय पीड़ा झेली है, लेकिन उचित यही होगा कि वे अपने कार्यस्थलों की ओर वापस लौटें। यही उनके और देश के हित में है। इसकी सराहना की जानी चाहिए कि गांव लौट चुके तमाम कामगार फिर शहरों की ओर लौटने को तैयार हैं। उनका उत्साह वर्धन किया जाना चाहिए। यह सही है कि लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिली, लेकिन शहरी कामगारों की दुर्दशा को नहीं रोका जा सका। जिन राज्य सरकारों को इन कामगारों को समझाने और रोकने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, उनका पूरा तंत्र ऐसा करने में विफल रहा। सबसे खराब यह था कि कुछ राज्यों की यह कोशिश रही कि कामगार उनके यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाएं तो बेहतर, ताकि उन्हें उन देखभाल न करनी पड़े। भरोसा दिलाने के बाद भी राज्य सरकारों ने कामगारों को राशन उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती। इस उपेक्षित रवैये के कारण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु सरीके बड़े शहरों में रह रहे कामगारों की मुसीबतें और बढ़ी। न तो उनके रहने की कोई सही व्यवस्था थी और ना ही खाने की। राज्यों के रवैये के कारण ही यह ध्येय पूरा नहीं हो सका कि जो जहाँ है वह वहीं रहे। जब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि प्रांतों के लाखों मजदूर गांव लौटने लगे, तब यह पता चला कि उनके पास किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं। चूँकि वे असंगठित क्षेत्र से किसी ठेकेदार के तहत काम करते थे, इसलिए उनके पास न पीएफ था, न ही ईएसआई। आधार उनके गांव के पते का था, क्योंकि वे शहरों में स्थायी ठिकाना नहीं बना पाए थे और किराए के मकान अथवा झुग्गी बस्ती का कोई भरोसा होता नहीं। जो कामगार रुकने का मन बना रहे थे, उन्हें या तो किराया देने को बाध्य किया गया था या फिर उनसे कहा गया था किराया नहीं दे सकते तो घर खाली करें। कामगारों की बदहाली को देखते हुए कुछ लोग जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचते रहे। कोर्ट ने विषम परिस्थितियों और केंद्र के इस आश्वासन के चलते दखल नहीं दिया कि कामगारों की देखभाल हो रही है। इस पर कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभियान सा छेड़ दिया। जब कामगारों की दुर्दशा की खबरों का सिलसिला कायम रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर केंद्र और राज्यों को कुछ निर्देश दिए। उसकी ओर से आगे भी इस पर सुनवाई होगी, लेकिन यह समझने की ज़रूरत है कि वह ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वह तो किसी कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में भी कुछ कर सकता है। ठीक नहीं कि संकीर्ण राजनीति से प्रेरित लोग एक मानवीय त्रासदी को भुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना मोहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य गए कामगारों की दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि वे जहां काम कर रहे थे वहां के वोटर नहीं थे। यह भी एक त्रासदी है कि कामगारों के संकटग्रस्त होने के बाद केंद्र सरकार को प्रवासी कामगारों की परिभाषा बदलने की याद आई।
कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए एक नया कानून बनाने की पहल अच्छी बात है, लेकिन आखिर इससे पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? उचित यह होगा कि कामगारों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानून का निर्माण जितनी जल्दी संभव हो किया जाए। ऐसा करते समय यह भी देखा जाना चाहिए कि कानून का हश्र 1979 के अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम और 2008 के असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जैसा न होने पाए। यह दोनों अधिनियम कागजी ही साबित हुए, क्योंकि किसी ने उसके अमल की चिंता नहीं की। कम से कम अब तो कामगारों की सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला पुख्ता कानून बनाया ही जाना चाहिए। कामगारों के हित में बनने वाले नियम कानून असरकारी तभी सिद्ध होंगे जब राज्य सरकारें उनके अमल को लेकर तत्परता दिखाएगी। कामगारों के मामले में केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों को भी ज़रूरी सबक सीखने की ज़रूरत है। इस मामले में और देर इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि पहले ही देरी हो चुकी है और उसके ही दुष्परिणाम कामगारों की बदहाली के रूप में सामने आए हैं। कामगारों की बदहाली राष्ट्रीय शर्म का विषय है। शर्मिंदगी के इस भाव का परिचय देने के साथ ही यह भी महसूस किया जाना चाहिए कि उनके बगैर देश का काम चलने वाला नहीं। यह ठीक है कि देश कामगारों की महत्ता को समझ रहा है, मगर बात तब बनेगी जब ऐसे ठोस उपाय किए जाएंगे जिससे फिर कभी उनकी उपेक्षा अनदेखी न होने पाए। धन्यवाद।